नमस्कार। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान इतिहास का पाठ प्रथम फ्रांसीसी क्रांति के भाग 4 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इस पाठ के 3 वीडियो में जाना कि फ्रांस में किस तरह की क्रांति की शुरुआत हुई, उसके कारण क्या रहे, उसके बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई, संविधान के द्वारा किस प्रकार राजा की शक्तियों को कम किया गया। तो इस प्रकार हमने 3 वीडियो में इनका अध्ययन किया। आइए अब अध्याय का अगला बिंदु देखते हैं। बिंदु नंबर 3, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, यानी राजतंत्र का एक तरह से अंत और गणतंत्र की स्थापना। तो अब तक फ्रांस की स्थिति आगे आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण थी। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशिया के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें भी डर था कि फ्रांस की तरह उनके राज्य में भी जनता बगावत न कर दे। यानी जो लुई 16वां था, उसकी वार्तालाप किससे चल रही थी? प्रशिया के राजा से, कि वहाँ की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, उसको फिर से कैसे अधिकार मिले, इस तरह की वार्ता उनके साथ चल रही थी। और अन्य देशों के राजा इस प्रकार की घटनाओं से भयभीत थे जो फ्रांस में हो रही थी, कि कहीं उनको देखकर उनके राज्य में भी इस प्रकार की घटनाएं न होने लगे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी, कि सेना भेजेंगे और वहाँ की जनता को एक तरह से अपने फेवर में करेंगे, या उनका जो आंदोलन है वो हो रहा है उसको बंद करवाएंगे और उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, ताकि फ्रांस में पुनः लुई 16वें की शक्तियां मिल सके। और एक कारण ये भी था कि उसको लुई 16वें को क्या थी, वो शक्तियां जो खो चुके थे, जनता ने बगावत करके वहाँ से उससे छीन ली थी, वो वापस उसको मिल सके। लेकिन जब तक इन राजाओं की योजनाओं पर अमल होता या विचार होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या कर दिया नेशनल असेंबली ने? कि हम प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी युद्ध करेंगे। प्रांतों से हजारों समय से भी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। तो आसपास के जो फ्रांस के प्रांत थे, वहाँ से समय से भी जो थे लोग, वो सेना में भर्ती होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीन वर्ग के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। एक तो यूरोपीय राजाओं से उनका युद्ध है, और कुलीन वर्ग जो धनी वर्ग है उनके विरुद्ध उनके, या ये जो क्रांति है, या एक तरह से जो युद्ध है वो उनके खिलाफ है। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने, यानी जो देशभक्ति के जो गाने उन्होंने गाए थे, उनमें कवि रोजेट, ध्यान से सुनिएगा, कवि रोजेट दी लाइल, नाम क्या था? कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित गाने का नाम क्या था? मार्सिले। ये उसके द्वारा रचित एक गाना था, यह गीत था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के समय सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए, जब पेरिस की ओर वो रवाना हो रहे थे, उसमें उन्होंने यह गाना गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है? मार्सिले। यहाँ आपका प्रश्न बनता है, इसका समय कीजिए उत्तर आप कॉपी में। मार्सिले क्या था? इसे किसने लिखा? फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है? तो मार्सिले है, ठीक है। और इसको लिखने वाला कौन था? रोजेट दी लाइल। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो क्रांति आगे शुरू रखना चाहते थे वो, क्योंकि वो सभी को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। तो एक तरह से जो क्लब बने होते वहाँ पे लोग राजनीति और जो सरकारी नीतियाँ थी उस पर या उसकी कार्य योजना पर बहस करते थे, बातचीत करते थे। इनमें से जो जेकोबिन क्लब का नाम है एक,
जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। क्लब का नाम क्या है? जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट, कॉन्वेंट कौन थे? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत का नाम कॉन्वेंट था। तो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। जो राजनीति से संबंधित बातें करते थे, चर्चा करते थे, उन लोगों का अड्डा ये बन चुका था, ये क्लब। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। तो महिलाओं भी राजनीति में सक्रिय थी और वो भी चर्चा करती थी, तो उसी प्रकार के क्लब उन्होंने भी बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। जो कम समृद्ध या एक तरह से बोल सकते गरीब लोग या पिछड़े लोग थे, जिनको ज़्यादा वेतन वहाँ नहीं दिया जा रहा था, वो इस क्लब से जुड़े हुए लोग थे। इनमें कौन से थे देखते हैं। देखिए, छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज या घड़ी ठीक करने वाले, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। नेता का नाम क्या था? जो अगुवाई करता था इन चर्चाओं की, उसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। धारीदार लंबी पतलून पहनने का एक उन्होंने निर्णय लिया। ये पतलून आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार का एक तरह से पजामा बोल सकते हैं अपने, ये पतलून है धारीदार जो वो पहनते थे। तो यह पतलून एक तरह से ड्रेस कोड था। उनको ऐसा लगता था कि समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, जो ज़्यादा फैशनेबल वर्ग था, खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस, जो फैशनेबल लोग थे वो क्या पहनते थे? उस पोशाक का नाम क्या था? ब्रीचेस या घुटन्ना बोलते थे उसको। पहनने वाले कुलीनों ने से खुद को अलग करने के लिए किया। यानी वो पतलून क्यों पहनते थे? ताकि वो ब्रीचेस पहनने वाले लोगों से अलग दिखे। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। वो एक तरह से दर्शाना चाहते थे कि हम इस प्रकार की ड्रेस पहन के क्या दर्शाना चाहते थे कि ब्रीचेस या जो धनी वर्ग है, वो पहनने वाले लोग, धनी वर्ग जो था उसकी सत्ता समाप्त होने वाली है। और ये धारीदार पतलून पहनने वाले लोग जो लोग थे, इसलिए उनको जैकोबिन, यानी जो जैकोबिन पहनते थे, इनको सोकुलोत के नाम से जाना गया। जो जैकोबिन धारीदार पतलून पहनते थे, उनको किस नाम से जाना गया? सोकुलोत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सोकुलोत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे पजामे के साथ, या धारीदार पजामे के साथ, पतलून के साथ वो क्या पहनते थे? लाल रंग की एक टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं उस प्रकार की टोपी नहीं पहनती थी। आगे देखिए, सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त 1792 की सुबह 10 अगस्त 1792 की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का जो प्रस्ताव था वो पारित किया। नए चुनाव कराए गए 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, पहले क्या था, जिनके पास संपत्ति थी जो कर देते थे वो मत देते थे वहाँ, अब क्या हुआ, सभी जो 21 वर्ष वाले या 21 की उम्र जो पूरी कर चुके हैं उन पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, यानी वो कर देते हो चाहे नहीं देते हो, इनको मतदान देने का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। राष्ट्रीय जो असेंबली थी पहले, उसको क्या नाम दे दिया गया? कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। तो कन्वेंशन ने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। जैसा आप जानते हैं
गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, यानी जहाँ जनता चुनाव करती है अपने प्रमुख का, उसको क्या बोलेंगे? गणतंत्र सरकार। यह वंशानुगत राजशाही नहीं होती, यानी राजा के बाद उसका पुत्र राजा बने, इस प्रकार का नहीं होता था। ये बिल्कुल उसके उल्टा होता था। जनता समय अपनी इच्छा का या जो अपने पसंद का उम्मीदवार था वो चुनती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक सरकार बोलते हैं। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में, यानी अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं देशद्रोही। तो देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई 21 जनवरी 1793 को। कब? 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जगह का नाम था प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड। जो लुई 16वां को जहाँ पे फांसी दी गई थी उस जगह का नाम था ये। उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही उसकी रानी मेरी एस्टोनेट को भी फांसी दे देगी, उसका भी ये हर्ष हुआ, यानी उसे भी फांसी दे दी गई। तो एक तरह से बोल सकते हैं 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां का एक तरह से अंत हो गया था। उसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, सार्वजनिक रूप से उसे फांसी पे लटका दिया गया था। आगे देखिए 3.2 बिंदु डिक्टेटरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी गई विधानसभा, दो प्रकार की विधान परिषदों को चुना गया था, वहाँ उनका प्रावधान किया गया था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसको क्या बोलते थे? डायरेक्टरी। शुरू में टॉपिक जो था अपना डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका चुनी जिसको डायरेक्टरी वहाँ बोला जाता था। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित, यानी एक व्यक्ति पहले केंद्रित था, उसका आपने रोबेस्पियर का जिक्र किया अपनों पहले, तो उसको फांसी पे लटकाया गया था। वो क्या था? एक व्यक्ति वाली केंद्रित कार्यपालिका थी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने 5 सदस्य वाली डायरेक्टरी स्थापित की। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। तो उनकी भी जो संस्था बनाई गई थी 2, उनमें भी आपस में झगड़ा चलता रहता था। डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुना होगा आपने, जिसके बारे में अपने आगे अध्ययन करेंगे। तो इसने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जो सामान्य सैनिक से एक बहुत बड़ा तानाशाह बना था। आगे चलकर वो शासक भी बनता है। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो इसका आप एक बार फिर से अध्ययन करें, इसको ध्यान से सुने और शेष अपने इस पाठ का अध्ययन करेंगे अगले भाग में, जिसका टॉपिक होगा क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। धन्यवाद।